हेलो बच्चों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एन विकास शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोज में हम नोटपैड को थ्योरेटिकली समझ चुके हैं। आज हम उसी नोटपैड के कुछ शॉर्टकट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस पीडीएफ में मैंने नोटपैड के सभी शॉर्टकट कॉम्बिनेशन डाल रखे हैं, तो आप लोग कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए और लिखना शुरू करिए। और साथ साथ हम इसके यूजेज भी सीखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आप नोटपैड को शुरू कैसे करेंगे। जैसे नोटपैड को आप ओपन करना अगर चाहते हैं तो आप नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा गया है पूरा उसका तरीका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड में स्टार्ट बटन को दबाना है। उसके बाद ऑल एप्स पे जाना है। उस ऑल एप्स में से हमें विंडो एसेसरीज पे जाना है, फिर नोटपैड पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा माउस है, मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे सभी एप्लीकेशन दिख रहे हैं, इसी को हम ऑल एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से गया, स्क्रॉल करके नीचे लेके गया और उसके बाद फिर यहाँ विंडोज एसेसरीज पे क्लिक किया। और जैसे विंडो एसेसरीज पे क्लिक किया, यहाँ पे हमको ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से ये हमारा नोटपैड भी यहीं पे मिल रहा है। तो हम इस पर क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा नोटपैड खुल जाएगा। बाकी नोटपैड को ओपन करने के कई और तरीके हैं, ये मैंने पिछली वीडियोज में बता रखा है, तो आप लोग उस पिछली वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट है, मैं आधी स्क्रीन पे नोटपैड और आधी स्क्रीन पे अपना पीडीएफ लगा दे रहा हूँ, ताकि हमारा दोनों काम एक साथ चलता रहे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा नोटपैड ये खुला हुआ है और यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है हमारा ESC, और इसका जो यूज है वो है क्लोज एंड ओपन डायलॉग बॉक्स। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैं गया यहाँ पे सेव पर। अब ये हमारा खुल गया। मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने ये चीज़ जानबूझकर ओपन करी है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ अननेसेसरी ऐसे ही पॉपअप खुल जाते हैं। तो उन पॉपअप को बंद करने के लिए हम वहाँ पे ESC बटन जैसे अपने कीबोर्ड में दबाते हैं, तो हमारे ये पॉपअप बंद हो जाते हैं। जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए फाइंड का ये खुल गया, आप नहीं चाहते थे कि ये खुले, या फिर चाहते हैं कि आप बंद करना, तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं, या कैंसिल पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड की मदद से ESC बटन प्रेस करके भी इसको बंद कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला जो शॉर्टकट था वो। ESC बटन अगर आपको न पता हो तो मैं उसके लिए भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ESC बटन जो हमारा कीबोर्ड होता है, इसके सबसे ऊपर वाली लाइन का सबसे पहला बटन होता है। इसके बाद यहाँ पे तो 1 2 दिया गया है, लेकिन आमतौर पे आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको F1 F2 ऐसे करके पूरे बटन्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ से इसको काट दे रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा दूसरा शॉर्टकट है वो है हमारा F1। F1 का यूज हम करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड के किसी भी प्रकार की हेल्प को लेने के लिए। जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया गया है कि अगर आपको नोटपैड चलाने में कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ से हेल्प की मदद ले सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो इंटरनेट का पेज होता है वो खुल जाता है। यहाँ पे मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, इसकी वजह से इसमें नहीं खुला। तो उम्मीद करता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कहने का मतलब बेसिक सा ये है कि हमें जब हेल्प चाहिए होता है तो हम अपने कीबोर्ड में F1 बटन प्रेस करते हैं और इस प्रकार से हमारा हेल्प खुल जाता है। यही सेम चीज़ अगर आप विंडोज 7 या 8 में कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हेल्प बिना इंटरनेट की मदद से खुल जाता है और उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छे से बता देता है। उसके लिए आपको इंग्लिश की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश आपको आना चाहिए, तभी आप वो चीज़ें समझ पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे अगला शॉर्टकट है वो है हमारा F5। यहाँ पे अगर आप देख पाए तो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है F5। तो यहाँ अगर आप एडिट पर जाएं, तो यहाँ पे सबसे अंतिम में आपको दिख रहा है डेट, टाइम और डेट का ऑप्शन। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज देखी हैं तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर हमें कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके लास्ट में हमें टाइम स्टैम्प करना होता है, तो हम F5 बटन दबाते हैं और वहाँ पे डेट और टाइम दोनों साथ साथ आ जाता है। तो ये था हमारा F5 शॉर्टकट की। टू इंसर्ट द करंट टाइम एंड डेट, वर्तमान टाइम और डेट को इंसर्ट करने के लिए आप इस बटन का प्रयोग करते हैं। कौन से बटन का? F5 बटन का। उसके बाद हमारी अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी F10। F10 से क्या होता है जरा देखा जाए।
तो F10 से बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कर्सर होता है वो नॉर्मल सिलेक्शन मोड में चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे F10 दबा दे करने लगा, मतलब सिलेक्शन मोड तो है लेकिन साथ ही कर्सर वो आ जा रहा है, देख पाए सिलेक्शन साथ साथ में क्वांटिटी दिखा रहा है। तो ये था हमारा F10। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है Alt+E। अब देखिए यहाँ पे मैं Alt+E बताने से बेहतर समझूंगा कि मैं एक ही बार में आपको ये सभी ऑप्शंस के बारे में बता दूं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास माउस में कोई दिक्कत होती है या माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड की मदद से बाकी सब कामों को करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे, ये अभी फिलहाल मैं माउस यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार मैं माउस से करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ आपसे कि फाइल को सेव करना है, तो आप नॉर्मली ऐसे ही करते होंगे कि आप माउस को यहाँ फाइल पर लेके जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और ऐसे ही वो चीज़ सेव हो जाएगी। या फिर आप दूसरा तरीका ये यूज कर सकते हैं कि कीबोर्ड में Ctrl+S एक साथ दबाएंगे तभी ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यू का तो शॉर्टकट की है, न्यू विंडो का भी है, ओपन का भी है, सेव का भी और सेव एज का भी है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ आपसे पेज सेटअप पर जाने के लिए, तो यहाँ तो कोई शॉर्टकट की इसकी नहीं दिखाई दे रही है, या कहूँ मैं एग्जिट करने के लिए, तो यहाँ भी शॉर्टकट की नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे ही अगर हम एडिट ऑप्शन पे जाएं तो एडिट में आप देख पा रहे हैं सभी के शॉर्टकट कीज हैं। उसके बाद हम फॉर्मेट पे जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ड रैप का भी कोई शॉर्टकट की नहीं है, फॉन्ट का भी नहीं कोई शॉर्टकट की है। उसके बाद व्यू पर जाएं तो आप जूम में भी देखेंगे कि जूम प्लस माइनस और यहाँ पे रिस्टोर जूम का तो है, लेकिन स्टेटस बार का कोई शॉर्टकट की नहीं है। वैसे ही हेल्प में देखेंगे आप तो व्यू हेल्प का तो है, लेकिन बाकी इन दोनों का नहीं है। व्यू हेल्प अभी जस्ट मैंने बताया F1 जो था। तो ऐसे ही जब हमें इन ऑप्शंस पर जाना होता है और हमारा माउस बाई चांस खराब हो जाता है, तब हम वहाँ पे इसी ऑल्ट बटन का प्रयोग करते हैं। ऑल्ट बटन मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको कीबोर्ड में कहाँ होगा। तो ये जो आपका कंट्रोल बटन नीचे सबसे लास्ट में होता है, उसके जस्ट बगल में विंडो बटन और उसके बगल में यहाँ पे आल्ट बटन, यानी कि नीचे से तीसरा बटन आपका ऑल्ट बटन होता है। मैं फिर से यहाँ से काट दे रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पेज सेटअप पे अगर आप जाएंगे तो ऑल्ट की मदद से आप कैसे जा सकते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको कीबोर्ड में दबाना है ऑल्ट बटन। जैसे ही आप ऑल्ट बटन दबाएंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे यहाँ अगर आप फाइल को ध्यान से देखें तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऑल्ट बटन अपने कीबोर्ड में दबा रहा हूँ आप देखेंगे F के नीचे एक लाइन बन गई, E के नीचे एक लाइन बन गई, O के नीचे एक लाइन बन गई, V के नीचे लाइन बन गई और हेल्प के नीचे जो H लिखा हुआ है, हेल्प में जो H लिखा हुआ है उसमें H के नीचे लाइन बन गई। तो होता क्या है कि जब हम ऑल्ट बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारे मेनूज के ऑप्शंस दिखाने लगता है। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस फाइल में जाना हो तो मैं देखिए माउस यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ, मैं ऑल्ट बटन दबाया, F दबाया, आप देखेंगे पूरा हमारा फाइल खुल गया। अगर आप यहाँ देख पाए तो आप देखेंगे यहाँ पे N के नीचे भी लाइन बन गई, यहाँ पे W के नीचे, यहाँ O के नीचे, यहाँ S के नीचे, यहाँ A के नीचे और यहाँ पे U के नीचे। तो ऐसे ही जब किसी का बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट की मदद से उसका शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे फाइल के पेज सेटअप पर जाना है तो मुझे सिंपल क्या करना है, पहले ऑल्ट बटन दबाना है, उसके बाद F बटन दबाना है, फिर U बटन दबाना है और यहाँ पे हमारा पेज सेटअप पूरा खुल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आप देख पाए तो यहाँ पे पेज सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा विंडो जो है ये पेज सेटअप का है। तो अब यहाँ पे तो शॉर्टकट नहीं था, तो ऐसे ही इसमें अगर मान लीजिए ऑल्ट F प्रेस करेंगे तो फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसके बाद अगर आप उसके बाद यदि आप Alt+H प्रेस करते हैं तो हेल्प मेनू के सभी ऑप्शंस खुल जाएंगे। Alt+O प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट मेनू के सभी ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे मैं एक बार आपको फॉन्ट के ऊपर ले जाकर के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपने कीबोर्ड में क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया, O प्रेस किया, F प्रेस किया, तो ये हमारा पूरा फॉन्ट का सेक्शन खुल गया। अब हमें पता चल गया कि फॉर्मेट के फॉन्ट ऑप्शन को ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड में ऑल्ट O और F बटन दबाना है। अगली बार मैं ऑल्ट O F प्रेस करूंगा और
तुरंत ही हमारा फॉन्ट ऑप्शन खुल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे फाइल के पेज सेटअप को खोलना है तो मैं ऑल्ट F प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारा पेज सेटअप खुल जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट बनाने की ट्रिक्स होती हैं जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। और एक फन फैक्ट ये है कि ये जो ट्रिक है ये सभी सॉफ्टवेयर में काम करता है, चाहे वो दुनिया का कोई छोटा सॉफ्टवेयर हो या बड़ा सॉफ्टवेयर, हर जगह वर्क करता है। उसके बाद है यहाँ पे Alt+H अगर हेल्प मेनू में जाना है आपको, Alt+O फॉर्मेट के लिए, Alt+V व्यू मेन्यू के लिए। अगर आपको इस स्टेटस बार में मान लीजिए आपको जाना है तो आप Alt+V और S प्रेस करेंगे तो आपका स्टेटस बार आप देखेंगे यहाँ से गायब हो गया। फिर मैं Alt+V और S प्रेस कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे पूरा ये स्टेटस बार यहाँ पे आ चुका है। तो वैसे ही आप ऑल्ट की मदद से बाय डिफॉल्ट जो शॉर्टकट है उनके अलावा भी अपने एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है वो है Ctrl+Tab। अब देखिए Ctrl+Tab क्या होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हमें लिखना होता है एड्रेस। क्या लिखना होता है? एड्रेस। एड्रेस मान लीजिए ये मैंने पहली लाइन में यहाँ पे लिख दिया। अब एड्रेस में अगर मान लीजिए नीचे आपको लिखना है विल, तो एक तरीका तो ये है कि आप स्पेस से बढ़ाते हुए यहाँ पे जाएं और यहाँ पे VILL टाइप करें और उसके बाद जो भी आपका ABC विलेज हो वो लिख दें। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ आपने यहाँ पे करी है ये गलत तरीका है। टाइपिंग में इसको गलत प्रैक्टिस मानी जाती है। तो हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम कीबोर्ड में अपने टैब बटन को दबाते हैं। जैसे ही हम टैब बटन दबाएंगे यहाँ पे देखेंगे अब एक ही बार में यहाँ से यहाँ आ गया। जो हमारे पॉइंटर था यहाँ पे क्या होगा, एक ही बार में यहाँ से यहाँ आ गया। मैं थोड़ा सा फॉन्ट की साइज को बड़ा कर दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए कि मैंने इसमें कौन से शॉर्टकट की यूज करी है। तो अगर मैं फिर से इसको करके दिखाऊंगा आपको, मैं एक ही बार में टैब बटन दबाया और वो यहाँ पे चला आया। ऐसे ही मैं अगर इसके बीच में जाकर के Ctrl+Tab बटन दबाऊं तो वही सेम चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, गैप बन गया दोनों वर्ड के बीच में। तो यही हमारा Ctrl+Tab है। इससे क्या होता है कि दो शब्दों के बीच में या फिर ऐसे कहें कि दो अक्षरों के बीच में गैप बनाने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं या Ctrl+Tab का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है Ctrl+- और प्लस, यानी कि अगर हमें अपने इस फॉन्ट की साइज को बड़ा करना है या छोटा करना है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है कि हमारे फॉन्ट की साइज बड़ी हो रही है और एक होता है कि हम बस देख बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे Ctrl++ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। ऐसे ही माइनस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि छोटा हो रहा है। तो इसमें अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सिर्फ इसका व्यू पॉइंट बढ़ रहा है या फिर व्यू पॉइंट घट रहा है। इसके फॉन्ट की साइज कम ज़्यादा नहीं हो रही है। फॉन्ट की साइज को कम ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ से जा करके इस फॉन्ट की साइज को यहाँ से कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कोई चीज़ दिख बढ़ी रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा है। ऐसा हो सकता है वहाँ पे जूमिंग परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि Ctrl+- से आपका जूम आउट होगा और Ctrl++ से आपका जूम इन होगा। तो अभी यहाँ पे आप Ctrl++ करके चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। अगला है यहाँ पे Ctrl+A। अब जैसे Ctrl+A क्या होता है, Ctrl+A का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो आपको ऐसे सरका करके एक एक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मान लीजिए दो लाइनें फिर भी आप कर लेंगे। हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ A बटन प्रेस करते हैं, वो एक ही बार में जितना डॉक्यूमेंट रहता है पूरा सेलेक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए मैं इसी को 2-3 लाइन में एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए अब इतनी ज़्यादा फाइल्स में मैंने इतनी ज़्यादा लाइन्स में इसको लिख दिया। अब अगर मुझे एक एक करके सेलेक्ट करना है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ A प्रेस करूँगा, वह एक ही बार में पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा Ctrl+A। उसके बाद जो इसकी अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+C। अब Ctrl+C क्या होता है, Ctrl+C का मतलब जब हमें कोई डॉक्यूमेंट ऐसा चाहिए कि हमें एक जगह तो उसका नाम चाहिए ही चाहिए लेकिन हम उसको कहीं और भी रखना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, आप अगर एडिट वाला मेनू का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको मैंने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट वगैरह सारा कुछ समझाया था। अगर आप नहीं देखे हैं मैं ऊपर उसको कार्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसको आप कॉपी करके
या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या तो आप एडिट पे जा करके कॉपी कर सकते हैं, या तो सीधे आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको जैसे ही कॉपी करेंगे आप देखेंगे कि ये आपके क्लिपबोर्ड में चला गया है। मैं क्लिपबोर्ड ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आप अगर देखें यहाँ पे, तो अभी मैंने ये मल्टीपल टाइम पेस्ट करने के लिए यहाँ पे कॉपी करी थी, तो ये भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी जो ABC कॉपी किया था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपने जो जो चीज़ें कॉपी करी थी वो कहाँ पे गई हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम कॉपी करते हैं, या अभी आप इसमें एक और शॉर्टकट पढ़ेंगे कट, तो कट और कॉपी की गई सारी चीज़ें हमारी क्लिपबोर्ड में रहती हैं। और क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, आप लोग कमेंट में लिखिए, देखते हैं किसको किसको पता है। तो अब यहाँ पे हम जो चीज़ यहाँ पे कॉपी किए हैं, अब हम कहीं पे रखना चाहते हैं तो हम वहाँ पे Ctrl+V की मदद से या एडिट पे जा करके पेस्ट की मदद से उसको हम रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ बीच में चाहिए, तो हम क्या किए, एडिट पे गए, पेस्ट कर दिए, तो वो चीज़ यहाँ पे भी आ गई। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार कोई भी चीज़ को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+E। तो बेसिकली अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टेड है और अगर हम चाहते हैं कि कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं, कोई कुछ लिखा हुआ है नोटपैड में पढ़ रहे हैं, कोई एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये एड्रेस नहीं समझ में आता, अगर कि यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा है, या फिर ये विल नहीं समझ में आता कि मुझे विल क्या लिखा गया है, तो मैं क्या करता, इतना दूर ऐसे सेलेक्ट करता और कीबोर्ड में Ctrl+E टाइप करता, तो ये तुरंत हमारा इंटरनेट पे सर्च करने लगता कि हमारा इस जो विल लिखा था इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरनेट पे जाके उस चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो Ctrl+E इज इक्वल इंटरनेट पे सर्च करने के लिए आसान भाषा समझिए। इसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+F3। Ctrl+F3 से क्या होता है कि जब हमें कोई टेक्स्ट ढूंढना होगा तो उस टेक्स्ट को हम इसी शॉर्टकट की के माध्यम से ढूंढते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसी को देख लेता हूँ, इसमें कोई एक नई फाइल ओपन करके, जैसे ये मैं यहाँ पे इसको डोंट सेव कर दे रहा हूँ और यहीं पे मैं एक नई फाइल को ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे एक नई फाइल है। अब इसमें बहुत से शब्द हैं, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसमें देख लेता हूँ, एक वर्ड ढूंढना है मुझे और वो है स्पीड। तो उस तरह से अगर मान लीजिए ढूंढेंगे आप, तो इसमें आपको एक एक लाइन में पढ़ना पड़ेगा कहीं पे स्पीड लिखा है कि नहीं। और हम अगर इस शॉर्टकट को यूज करेंगे तो हम एक ही बार में उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे Ctrl+F दबा रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि फाइंड का एक पूरा बार खुल गया। यहाँ पे अगर आप देख पाए तो ये फाइंड का पूरा एक बार खुल गया। जैसे कि मान लीजिए मुझे ढूंढना है इसमें स्पीड, तो मैं क्या करूँगा, SPEED यहाँ पर टाइप करूँगा और जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, आप देखेंगे इस पेज के सबसे लास्ट में यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ था, तो स्पीड पूरा लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे ही हमें जब कोई वर्ड ढूंढना होता है तो हम उस वर्ड को बड़े आराम से Ctrl+F की मदद से ढूंढ सकते हैं। ये शॉर्टकट आपको आगे भी काम आएगा बाकी सब सॉफ्टवेयर में, तो इसको याद कर लीजिए, याद करें। उसके बाद इसी में दिया गया F3। जब एक ही शब्द बार बार आपको आए, जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड है क्वालिटी, अगर मान लीजिए हमें क्वालिटी वर्ड को ढूंढना है और मैं यहाँ पे अब प्रेस कर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वालिटी आ गया, फिर क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वालिटी आ गया। यही सेम चीज़ मैं F3 की मदद से भी कर सकता हूँ। जब मुझे एक ही शब्द कई बार ढूंढना होगा तो उसमें हम क्वालिटी की मदद ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+G। Ctrl+G का मतलब होता है गो टू लाइन नंबर। जब आप किसी फॉर्मेट में या फिर किसी फॉर्म में कुछ भी बना रहे होंगे और उसमें आपको पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एक पेज पर जाना है, तभी आपका ये गो टू काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो Ctrl+A में किया तो यहाँ पे टोटल 30 लाइन्स हैं। यही मान लीजिए 300 लाइन होती और हम पहली लाइन पे होते और हमें एक ही बार में अंतिम वाले लाइन पे जाना होता, तो यहाँ पे 30 है। हम क्या करते, Ctrl+G प्रेस करते हैं और इसमें 30 मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे 300 लिखते हैं और जैसे ही आप गो टू पे प्रेस करते हैं एक ही बार में आप लास्ट वाली लाइन पे चले जाते हैं। तो ये बेसिकली गो टू जो है
ये लाइन नंबर पर जाने के लिए यूज होता है, और बाकी सब सॉफ्टवेयर में ये पेज नंबर पे जाने के लिए, पैराग्राफ नंबर पे जाने के लिए और ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। उसके बाद अगला है जो इसमें कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है हमें किसी वर्ड को ढूंढ करके और किसी दूसरे वर्ड के साथ बदलना होता है, तब हम कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊँ, तो आप लोगों ने अगर 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें आपको एक सीन याद होगा जिसमें एक कैरेक्टर होता है उसमें चतुर, जो बहुत ही रट्टा मारने वाला एक स्टूडेंट होता है। तो उसको रेंचो क्या करता है, उसके जो वो याद करने वाला होता है, जो रटने वाला होता है, उसमें किसी एक वर्ड को किसी और वर्ड के साथ और दूसरे वर्ड को किसी और वर्ड के साथ, वो वर्ड कुछ ज़्यादा ही खराब है तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, तो उनको क्या करता है वो शब्दों को बदल देता है, और एक ही बार में वो जहाँ जहाँ वो शब्द रहते हैं उस PDF में उन सबको बदल देता है, और वो क्या करता है उसी को याद करके चला जाता है। उसके बाद पूरा वो सीन खराब हो जाता है, वहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वो बेसिकली इसी टूल की मदद से किया जाता है, इसी शॉर्टकट की मदद से किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है हमारा ऑफ, यहाँ पे भी ऑफ है, 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 और कई जगहों पे इसमें आप देखेंगे कि ऑफ 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 है, कई जगह ऑन भी है। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सारे जगह पे ऑन कर दूँ, एक ही बार में मैं सभी जगहों पे ऑन कर दूँ, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एच दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पे लिखूंगा ऑफ फाइंड वर्ड, मतलब जिस शब्द को आपको ढूंढना है उस शब्द को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, और जिससे बदलना है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ ऑफ, क्योंकि हमें ऑफ को बदलना है, और किससे बदलना है, तो हमें बदलना है ऑन से, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो क्या होगा कि वो पहले शब्द को ढूंढेगा, अगर फिर यहाँ क्लिक करूँगा तो वो एक शब्द को बदलेगा, सिंगल शब्द को। लेकिन मैं अगर एक ही बार में रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि वो सभी शब्दों को एक ही बार में बदल देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक पहले आपको एक बदल के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्या किया, रिप्लेस, तो ये इस कैरेक्टर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद फिर मैं रिप्लेस दबा रहा हूँ तो क्या करेगा, इसको भी रिप्लेस कर देगा, और उसके बाद जैसे जैसे मैं दबाता जाऊँगा वो रिप्लेस करता जाएगा, किसको, ऑफ जहाँ जहाँ होगा उसको ऑन करता जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं एक ही बार में चाहता हूँ सभी कर दूँ, तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे अब कहीं भी ऑफ नहीं दिखाई देगा, जहाँ जहाँ ऑफ था सब जगह ऑन हो गया। तो यही बेसिकली उसमें किया गया होता है कि एक शब्द को ढूंढ करके उसको किसी और शब्द के साथ बदल दिया जाता है। उसके बाद फिर से जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस आई। ये बेसिकली क्या होता है कि टू गिव स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट, यानी कि दो टेक्स्ट के बीच में आपको जब स्पेस देना होता है तब वहाँ पे कंट्रोल आई प्रयोग करते हैं। कंट्रोल आई और टैब दोनों एक ही चीज़ है, इसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टैब बटन से जो होता है वही कंट्रोल आई से भी होता है। उसके बाद अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल प्लस जे और कंट्रोल प्लस एम। इससे क्या होता है, दिस कॉम्बिनेशन की ऑफ यूज टू ब्रेक द लाइन। जैसे यहाँ से मान लीजिए अगर मुझे ये लाइन ब्रेक करके यहाँ से फिर से शुरू करनी है तो मैं एक तरीका तो है इंटर दबा दूंगा तब भी ये नीचे आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कंट्रोल प्लस एल दबा दूंगा तब भी वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस जे भी दबा दूंगा तब भी वो नीचे आ जाएगा। यानी कि इन तीनों तरीके से आप सेम काम कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट हमारा कंट्रोल प्लस एन। जब हमें कोई नई फाइल लेनी होती है तो हम कंट्रोल प्लस एन यूज करते हैं। ये तो बहुत सभी बच्चों को ही पता होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे हमारा दिया हुआ है न्यू विंडो लेने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे इसको सेव करके और नया फाइल लेना है तब मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये भी खुला रहे और एक नया विंडो भी खुल जाए तब वहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाऊंगा। उससे क्या होगा, पिछली वाली फाइल नहीं बंद होगी और नई विंडो में फाइल्स खुल जाएंगी। तो बेसिकली जो कंट्रोल प्लस एन है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन है, इसमें यही होता है। कंट्रोल प्लस एन में चीज़ों को सेव करके नई फाइल ओपन करेगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन में वो डायरेक्टली उस फाइल को छोड़ करके एक नई विंडो क्रिएट कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ओ। जो अगला शॉर्टकट है हमारा वो है कंट्रोल प्लस ओ। इससे क्या होता है, ओपन टू न्यू विंडो, कि आप कोई फाइल तो ओपन करना चाहते हैं लेकिन
वो न्यू विंडो में भी आप ओपन करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आप Ctrl+C करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो आपकी फाइल को सेव करके एक नई विंडो में उसको ओपन कर देगा जो आपने पहले से बना के रखी है। ये आप लोगों ने इसकी फाइल वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। स्टार्टिंग इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी उसको मैं कार्ट में लगा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे Ctrl+O ऑप्शन दिया गया है इसी की बात हो रही है। उसके बाद है Ctrl+P प्रिंटिंग करने के लिए। आपको जब डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होगा तो Ctrl+P बटन प्रेस करके आप डॉक्यूमेंट पे प्रिंटर वगैरह सेट करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, फिर प्रिंटर का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग को अगर दिक्कत हो इसको समझने में तो फाइल वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद है Ctrl+S। Ctrl+S का मतलब सेव करना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद है Ctrl+Shift+S। अब सेव और सेव एज दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप पहली बार कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो सेव में और सेव एज में दोनों में एक ही चीज़ आता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता, दोनों में सेव एज ही खुलता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ को सेव भी कर सकते हैं और उसको जब दोबारा आप सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से तो वहाँ पे सेव एज भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि वो एक बार जब फाइल सेव कर देते हैं तो दूसरी बार सेव करते हैं तो उसमें कुछ नाम लिखने का ऑप्शन नहीं आता है, तो वो फाइल आपकी ऑलरेडी इस नाम से सेव हो चुकी है इसलिए वो ऑप्शन नहीं आता है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अगर फाइल पे जा करके सेव पर जा रहे हैं और सेव पे क्लिक करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही फाइल आपकी सेव हो चुकी है इसलिए नहीं आ रहा है। उसके बाद है Ctrl+W। जब आपको यह विंडो बंद करना होता है तो वहाँ पे Ctrl+W का प्रयोग करते हैं और ये विंडो बंद हो जाती है। अब इसे मुझे फिर से खोलना पड़ेगा तो मैं इसको फिर से खोल ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ पहले के जैसे। तो इस प्रकार से आप किसी भी नोटपैड की फाइल को बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद है Ctrl+X। जब आपको कोई चीज़ एक जगह से काट करके दूसरी जगह ले जाके रखनी होती है तब आप वहाँ पे कट का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हट गया और कहीं और रखना है और जाके हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद है Ctrl+Y। किसी भी स्टेप को आपको अगर रीडो करना है, रीडो करने के लिए अंडो करना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था, अभी मैंने इसको Ctrl+Z से अंडो कर दिया, उसके बाद मैं Ctrl+Y कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये फिर से रीडो हो जाएगा। ये देखें अगर आप, तो ये रीडो हो गया। तो रीडो का मतलब होता है लास्ट अंडू की गई फाइल को वापस करना और अंडू का मतलब होता है लास्ट स्टेप को वापस करना। उसके बाद है होम। जब हम कोई कर्सर, मान लीजिए यहाँ पे हमारे एक कर्सर दोनों एम के बीच में है और इस कर्सर को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चला जाए तो मैं एक ही बार एक काम तो ये कर सकता हूँ कि भाई माउस से यहाँ से आके क्लिक कर लूँ, लेकिन इसमें माउस मुझे टच करना पड़ेगा और कीबोर्ड में अगर मैं होम बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे वो एक ही बार में वहाँ पे चला जाएगा और एंड बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस लाइन के एंड में चला गया। ऐसे ही मैं अगर पेज अप दबाता हूँ और ये मल्टीपल पेजेज बने हुए हों, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको मल्टीपल पेजेज में पहले बना लेता हूँ। अब देखिए इसमें बहुत लंबे चौड़े कई पेजेज में ये बन गया। तो इसमें मैं क्या किया, अगर मुझे यहाँ से दूसरे पेज पर जाना है तो मैं जस्ट इस पर पेज डाउन बटन क्लिक करूँगा और देखेंगे आप ये इसमें नीचे ये कर्सर यहाँ से ये जाता जा रहा है। ये कर्सर देख रहे हैं, अभी देखिएगा ये जैसे जैसे मैं डाउन प्रेस कर रहा हूँ ये देख रहे होंगे आप, ये नीचे जा रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे पेज डाउन होता चला जा रहा है। ऐसे ही मैं पेज अप भी कर सकता हूँ। तो एक बार में जब मल्टीपल लाइन्स हमें ऊपर नीचे करनी होती हैं तो हम इस प्रकार से पेज अप और पेज डाउन को यूज करते हैं। और जब किसी कर्सर को आपको लाइन के स्टार्टिंग में लेके जाना होता है तब आप वहाँ पे होम बटन का प्रयोग करते हैं और एंड में ले जाना होता है तो एंड बटन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है राइट एरो, लेफ्ट एरो और ये सब बटन है। तो आप जानते ही हैं कि कर्सर और कीबोर्ड के हमारे जो राइट एरो होते हैं उनसे चीज़ें हमारी राइट तरफ जाती हैं, जो लेफ्ट एरो होते हैं उनसे लेफ्ट, अप से अप और डाउन से डाउन। लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर उन्हीं बटन्स को हम शिफ्ट दबा कर रखें और तब हम अगर करें तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम के पास यहाँ पे मेरा कर्सर ये बना हुआ है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम के लास्ट में यहाँ पे मेरा कर्सर बना हुआ है, अगर मैं कर्सर को सिर्फ एरो बटन की मदद से मूव करा रहा हूँ तो इसमें सिर्फ एरो हमारा जो कर्सर है वो मूव हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर यही सेम चीज़ मैं शिफ्ट बटन के साथ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे अभी मैंने शिफ्ट दबा के रखा है और एरो बटन दबा रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है,
कि ये हमारा कर्सर तो जा ही रहा है, साथ में सिलेक्शन भी बनाते हुए जा रहा है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन को बना और हटा सकते हैं। लेकिन अगर यही सेम चीज़ हम शिफ्ट भी दबा के रखे हैं और कंट्रोल भी दबा के रखे हैं तब क्या होगा, तो हम एक बार करके देखते हैं। मैंने अपने कीबोर्ड में शिफ्ट और कंट्रोल दोनों दबा के रखा है। उसके बाद देखिए आप इसका मैजिक, इसमें क्या हो रहा है, वो एक बार में एक एक वर्ड को सेलेक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देख पाए तो एक बार में वो एक वर्ड को सीधे सेलेक्ट कर ले रहा है। वो कितना भी लंबा चौड़ा वर्ड हो वो एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा, और ऐसे ही वो डिसेलेक्ट भी कर लेगा। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक होती है जो नोटपैड में हम यूज करते हैं। तो इसको आप लोग यूज करिएगा, ये हर सॉफ्टवेयर में काम करता है और काफ़ी बढ़िया मतलब शॉर्टकट की है। इससे आपके काफ़ी टाइम बच जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे थे। सिर्फ एरो बटन से करेंगे तब क्या होगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तब क्या होगा, और कंट्रोल के साथ करेंगे तब क्या होगा। उसके बाद है F3। F3 मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बता रखा है कि F3 से, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही था कि F3 से हमारा फाइंड नेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 और F3 दोनों दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपको फॉरवर्ड अगर आगे की तरफ ढूंढना है तो F3 यूज करेंगे, पीछे की तरफ ढूंढना है तो शिफ्ट F3 यूज करेंगे। डिलीट बटन से आप जानते हैं क्या होता है कि अगर मैं इतना सेलेक्ट किया और कीबोर्ड में जाकर के मैंने डिलीट बटन दबाया तो यहाँ पे ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है ऑल्ट प्लस F4। अगर मुझे इस विंडो को पूरी तरह से बंद करना है तो एक तरीका यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ, एक तरीका फाइल पे जाके एग्जिट कर सकता हूँ, एक तरीका है कंट्रोल प्लस W दबा सकता हूँ, और लास्ट जो तरीका है वो है ऑल्ट प्लस F4 की मदद से। तो ये चारों तरीके जो हैं, इन तरीके से आप विंडोज को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल्ट प्लस F4 यूज करते हैं कीबोर्ड में, और जैसे ही मैंने ऑल्ट प्लस F4 किया, ये कह रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। उसके बाद ये सेव हुआ और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट भी बंद हो गया। तो ये था हमारा नोटपैड का कंप्लीट पैकेज, जिसमें नोटपैड के जितने भी शॉर्टकट्स थे सबको हमने थोड़ा थोड़ा यूज करके भी समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनविका शर्मा। धन्यवाद।